हेलो वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑन द चैप्टर प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हम कवर करने जा रहे हैं 4, 5, 6 यानी यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। हम इस वीडियो को कवर करेंगे क्विज बेस्ड लर्निंग मेथड से, और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़े से फ्लो चार्ट्स के भी यूज किया गया है जिससे कि आपको ये चैप्टर और आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने यूनिट 4 से। ठीक है, यूनिट 4 की जो हेडिंग है वो क्या है? द रीडिंग मेनिया, यानी रीडिंग को लेके जो पागलपन है हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और उसका सबसे पहला सवाल जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाई डिड द डिमांड फॉर बुक्स स्काई रॉकेट? ठीक है, सवाल ये है कि डिमांड जो है बुक्स की वो स्काई रॉकेट क्यों हो गई? तो थ्रू द 17th द 18th सेंचुरीज लिटरेसी रेट्स जो थी, बेसिकली क्या है, लिटरेसी रेट्स जो थी वो आसमान छू रही थी। ठीक है, यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जो चर्चेस थी डिफरेंट डिनोमिनेशंस की, यानी प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, रोमन, जो भी, उन्होंने क्या किया कि स्कूल्स जो थे हर गांव-गांव में फैला दिए, carrying literacy to peasants and artisans. By the end of the 18th century, in some parts of Europe, literacy rates were as high as 60 to 80% तक literacy rate बढ़ गया था। यानी अगर गांव में 100 लोग हैं तो 80 लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे लिटरेसी और स्कूल spread in European countries, there was a virtual reading mania. People wanted books to read and printers produced books in ever increasing numbers. ऐसे ऐसे करके यहाँ का डिमांड बढ़ गया। दूसरा सवाल, न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या थी और वो कैसे फैली? हाउ डिड दे स्प्रेड? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें ये सेकंड पैराग्राफ देखना होगा। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंसेस। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स। पेडलर्स क्या होते हैं? बेसिकली दो तरह के पेडलर होते हैं, एक होते हैं ड्रग पेडलर और एक होते हैं पढ़ाई के पेडलर। ठीक है, जैसे पढ़ाई का पेडलर हूं मैं, ड्रग के पेडलर, और वैसे ही बुक्स के लिए भी पेडलर्स थे। ठीक है, बुक पेडलर्स who roamed around villages carrying little books for sale. ठीक है, दीज वर एल्मनैक्स। एल्मनैक्स बेसिकली एक डायरी टाइप की बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे आपके रिलीजियस चीजें लिखी हों, या रिचुअल कैलेंडर्स। जैसे आपके घर पे आज भी अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे रिचुअल वाले कैलेंडर हैं कि किस दिन एकादशी है, किस दिन क्या है, किस दिन क्या है, किस दिन दिवाली है, किस दिन होली है। ये सारी चीजें उस समय भी बहुत पॉपुलर थी। ठीक है, अलॉन्ग विद बैलेड्स एंड फोक टेल्स। बैलेड्स और फोक टेल्स यानी कि गाने और जो पुराने पुराने कहानियां थी उन सब के बारे में इन चीजों के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, but other forms of reading matter largely for entertainment began to reach ordinary readers as well as in England in penny chap books. ठीक है, penny, penny यानी पैसे का नाम है। ठीक है, penny का मतलब बहुत ही कम यूनिट ऑफ पैसा। penny मतलब जैसे इंडिया में होता था ना 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, वैसे ही इंग्लैंड में penny। ठीक है, penny chap books were carried by petty peddlers known as chapmen. इसको कौन लेके घूमता था? पेडलर ही है, लेकिन पेडलर को थोड़ा सा ब्रांड नेम नया दे दिया जिसका नाम है चैपमैन। एंड सोल्ड फॉर अ पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। अब इतना सस्ता है तो भाई जो गरीब से गरीब होगा वो भी खरीद लेगा। ठीक है, इन फ्रांस वर द बिब्लियोथेक ब्लू। ठीक है, बड़ा ही अजीब सा बढ़िया सा नाम है। ठीक है, विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर, यानी बहुत ही पुअर क्वालिटी पेपर पे जो बुक्स थी उसका नाम क्या था? बिब्लियोथेक ब्लू। और ये क्या थे? लो प्राइस स्मॉल बुक्स थी, बहुत ही छोटी बुक किताबें थी। एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर, जिनको चीप ब्लू कवर में, जैसे आज भी लोग बोलते हैं ना कि अबे यार नोटबुक जो है, जैसे सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चे होते हैं तो वो जानते हैं, बड़ा ही फेमस मीम है उनके यहाँ कि भाई किताबें जो है उसको न्यूज़पेपर से कवर कर लिया। ठीक है, तो वैसे ही सीन इनका भी था, ये चीप चीप ब्लू कवर से कवर करते थे। देन दे वर द रोमांसेस। ठीक है, जो 4 to 6 पेजेस पे प्रिंट होते थे। एंड द मोर सब्सटैंशियल हिस्ट्रीज विच वर स्टोरीज अबाउट द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में जो स्टोरीज थी वो भी प्रिंट होती थी। बुक्स जो थी वो वेरियस साइजेस की थी, सर्विंग मेनी डिफरेंट पर्पसेस एंड इंटरेस्ट्स। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं हम पीरियोडिकल प्रेस क्या है। तो जो पीरियोडिकल प्रेस है वो डेवलप्ड हुई थी अर्ली 18th सेंचुरी से, कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स, बेसिकली करंट अफेयर्स को आपको बताती थी और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की भी बातें करती थी। ठीक है, और न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरिड इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर्स एंड ट्रेड एज वेल एज ऑफ न्यूज डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, जो कि न्यूज़पेपर का काम है। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने अगले चीज पे जो कि है हाउ डिड द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स बिकम मोर एक्सेसिबल। सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स जो भी बोलते थे वो बहुत जल्दी लोगों के पास आ जाता था, यानी कॉमन पीपल को बहुत आसानी से उपलब्ध था। ठीक है, एंशियंट एंड मिडीवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश एंड मैप्स एंड साइंटिफिक डायग्राम्स वर वाइडली प्रिंटेड। बहुत ज्यादा प्रिंट होते थे। जैसे न्यूटन ने कोई खोज करी, उसका डायग्राम बना दिया कि ले भाई। ठीक है, आइंस्टाइन ने कुछ बनाया, ये ले भाई इसका डायग्राम भी रख। ठीक है, when scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. कुछ लोग हैं जो विज्ञान में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो अगर आइजैक न्यूटन ने कुछ पोस्ट किया, अगर उन्होंने कुछ प्रिंट करवाया, तो ये लोग क्या थे, उसके ऊपर झपट पड़ते थे और उसको पढ़ते थे और उसके बारे में समझते थे। ठीक है,
The writings of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire and Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. ठीक है, बेसिकली फ्रांस की थोड़ी सी बात हो गई है इधर। जो जीन जैक्स रूसो हैं, वॉल्टेयर हैं, ये सारे लोग हैं, ये भी अपने जो ख्याल लिखते थे उसको भी लोग पढ़ते थे, जो कि थोड़े से पोएटिक टाइप के, फिलोसफी टाइप के लोग थे। ठीक है, Thus their ideas about science, reason and nationality found their way into popular literature. ये हो गया आपका यूनिट 4 का पहला पोर्शन खत्म। अब हम आते हैं 4.1 जिसके अंदर बोला जा रहा है कि कांप। अबे अबे खलनायक कांप। क्या लिखा है? ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल यानी कि कांप। ठीक है, टायरेंट्स यानी जो लोग अपनी मर्जी से, एक तरह से डिक्टेटर जो हैं, उनके बारे में क्या लिखा गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग हेडिंग दे रखी है। तो व्हाट वाज द कॉमन कन्विक्शन रिगार्डिंग बुक्स बाय द मिड 18th सेंचुरी? ठीक है, तो बाय द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मींस ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। प्रोग्रेस और अगर एनलाइटनमेंट यानी नॉलेज का नया ज्ञान वर्धन करना है तो ये बुक्स से ही पॉसिबल है। ठीक है, बिलीव्स क्या थे? मेनी बिलीव्स दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टिरानी एंड हेरल्ड अ टाइम व्हेन रीजन इंटेलेक्ट वुड रूल। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस है कि यार रीजन और इंटेलेक्ट यानी सोच विचार करने की जो सद्बुद्धि है वही राज करेगी। ठीक है, अब लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के बारे में पूछा है। तो लुई सेबेस्टियन मर्सियर, a novelist in 18th century France, declared the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away। ठीक है, डेस्पोटिज्म एक तरह से बेसिकली कुछ भी चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, कोई भी जो नेता है वो कुछ भी कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। कोई भी आता है अंट शंट बक के चला जाता है, हम सुन लेते हैं, ये चीजें नहीं चलेंगी भाई। प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away। इन मैनी ऑफ मर्सियर नॉवल एंड हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ रीडिंग। वो जो भी नॉवल लिखता था तो उसमें क्या दिखाता था कि भाई जो हीरो है उसने कोई किताब पढ़ी, उसने उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। ठीक है, दे डेवर बुक्स यानी कि वो बुक्स को एकदम मतलब घोल के पी जाता था बंदा। ठीक है, और वो लॉस्ट करता है इन दी वर्ल्ड बुक्स क्रिएट एंड बिकेम एनलाइटेंड इन दी प्रोसेस। ठीक है, convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed, "Tremble, therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer"। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पे, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया में भी जब रेवोल्यूशन चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह सबने कुछ ना कुछ बुक्स लिखी, वो स्प्रेड हुई। लोग जो थे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि अरे भाई ऐसे कैसे, अंग्रेजों की सच्चाई सामने आई। तो लोगों ने क्या किया, एक रेवोल्यूशन शुरू किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, खिलाफत सत्याग्रह हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, सारी चीजें ये पूछता है कि कनेक्शन जो है प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है। Many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. Can we make such a connection? तो इसके तीन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है यानी कि इसको सपोर्ट करते हुए इसके बारे में बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सवाल में आ सकता है, अपने पेपर में आ सकता है। फर्स्ट क्या है, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर। क्या है पहला आइडिया? प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। ठीक है, ये पहला आइडिया क्या है, मतलब बेसिकली क्या है कि जो एनलाइटनमेंट थिंकर, जो फिलोसोफर हैं, उनके आइडियाज जो थे उसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया गया, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फैला दिया गया। ठीक है, कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। जो भी ट्रेडिशन है, जो भी सुपरस्टिशन है, जो भी अंधविश्वास है, उसके खिलाफ जो बातें हैं, जो डेस्पोटिज्म है उसके खिलाफ जो बातें हैं, वो चीजें जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, उनके ख्याल ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। ठीक है, दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम। उन्होंने बोला कि देखो यार, ठीक है ट्रेडिशन है, लेकिन जो कस्टम है वो रीजन से ऊपर नहीं है, यानी जो रीजन है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। ठीक है, इंसानों को दिमाग किस लिए दिया गया है कि भाई वो सोच समझ के काम करें, ये नहीं कि ब्लाइंडली अगर कोई भेड़ चाल चल रहा है तो हम भी भेड़ चाल में चलें। ठीक है, दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च। जो चर्च पहले मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पॉपुलर होती थी, किंग से भी ज्यादा पॉपुलर होती थी, और डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट को भी चैलेंज करने लगे। ठीक है, दस इरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। पहले सोशल ऑर्डर जो है यानी सामाजिक जो न्याय है वो क्या है, बेसिकली ट्रेडिशन के बेसिस पे है कि ठीक है कि औरतों को हक मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस गरीब क्लास को हक मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, अमीरों को क्या हक मिले हुए हैं, ये सारी चीजें जो थी ट्रेडिशन के बेसिस पे चलती आ रही थी कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, अभी भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, रीजनिंग जो है, उस समय के लोग भी रीजनिंग को जो है, जो ये थिंकर्स थे वो रीजनिंग को ज़्यादा आगे रखते थे।
The writings of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read those books saw the world through new eyes. उनको लगा कि अरे भाई हमारे नयन चक्षु खुल गए। अब उन्होंने क्वेश्चनिंग करी क्रिटिकल और रैशनल तरीके से। ठीक है, ये चीज। दूसरी चीज है सेकंड। सेकंड क्या है? प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। ठीक है, all values, norms and institutions were reevaluated and discussed by a public that had become aware of the power of reason. लोगों के नयन चक्षु खुल गए, लोग अब रीजन करने लगे, और रीजन करते करते उन्होंने क्या किया, हर चीज के ऊपर सवाल उठाए कि अरे भाई तुम इसकी पूजा क्यों कर रहे हो, अरे तुमने वो गरीब बंदे को थप्पड़ क्यों मार दिया ऐसे बिना बात के, ये क्यों किया, वो क्यों किया, है ना। हर चीज पे, यानी जो भी चीज ट्रेडिशन के थ्रू, जो भी चीज गलत लग रही थी लोगों को, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडिया एंड बिलीव्स। Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. Third क्या था? By the 780s, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized. Mocking royalty and criticized their morality. ठीक है, बेसिकली क्या कहते थे कि तुम हमें तो इतना ज्ञान देते हो, ठीक है, कि भाई तुम्हारे मॉरल वैल्यूज ठीक नहीं है, ठीक है, जैसे कि अरे औरतों को ऐसा रहना चाहिए, बच्चों को ऐसा रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारे खुद के काम जो हैं बहुत ही ढीले हैं, तुम कैरेक्टर के खुद बहुत ढीले आदमी हो, तुम कैसे समझा रहे हो। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर इन्होंने क्या किया कि रेस कर दिया एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि जो अमीर है वो ऊपर है, ठीक है, जो गरीब है वो नीचे है। ये जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है कि अमीर जो है उसकी आवाज सुनी जाएगी, गरीब की आवाज नहीं सुनी जाएगी, इसके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए। कार्टून्स और कैरिकेचर्स typically suggested that the monarchy remained absorbed only in sensual pleasures while the common people suffered hardships. Basically जो कार्टून्स बनने लगे और जो कैरिकेचर्स बनने लगे, कैरिकेचर्स बेसिकली पॉलिटिकल ड्राइंग को बोलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि छोटी सी बॉडी बना दी, बड़ा सा गोल सा चेहरा बना दिया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कमेंट्री करी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि देख यार, जो ये राजा महाराजाओं के हैं ना लोग, ये अलग से सुख भोग रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो हम गरीब लोग हैं, हम बहुत सफर कर रहे हैं। ठीक है, हमारी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, और ये मस्त है, एकदम मस्त मौला घूम रहे हैं। तो इस लिटरेचर ने क्या किया कि इनके बारे में ये इमेज लोगों के बीच में फैलाई, जो कि ऑब्वियसली सच भी थी, और इसके कारण क्या हुआ, लोग इनके ऊपर सवाल उठाने लगे, और दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल, यानी कि इनके खिलाफ के जो सेंटिमेंट्स थे मोनार्की के, राजा महाराजाओं के, वो फैला दिए। ठीक है, हाउ डू वी लुक एट दीज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज। कोई डाउट नहीं है कि भाई जो प्रिंट है उसने आइडियाज को पॉपुलराइज किया, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि पीपल जो हैं उन्होंने सिर्फ एक तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ वॉल्टेयर, रूसो, ये सब नहीं पढ़ा बस। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही पढ़ेंगे। ठीक है, इफ दे रेड द आइडियाज ऑफ वॉल्टर एंड रूसो, अगर उन्होंने इनके आइडियाज पढ़े तो उन्होंने साथ साथ चर्च के भी आइडियाज पढ़े। ठीक है, monarchical and church propaganda भी पढ़ा। ठीक है, they were not influenced directly by everything they read or saw, they accepted some ideas and rejected others, they interpreted things their own way। उन सब ने देख समझ के सब कुछ पढ़ा, अपने हिसाब से उन्होंने देखा, और उस हिसाब से उन्होंने बातें करी। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड्स, बट हाँ, उसने पॉसिबिलिटी जरूर क्रिएट कर दी कि अब वो थोड़ा अलग तरीके से सोचेंगे। तो ये था आपका यूनिट 4। ठीक है, अब आते हैं हम यूनिट 5 के ऊपर, द 19th सेंचुरी। देखो अब ये यूनिट जो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, सेक्शन 5.1 की बात करेंगे, जिसका हेडिंग क्या है, चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर्स। ठीक है, 19th सेंचुरी यानी 1800 से जो टाइम है वो कैसा था। तो चिल्ड्रन की जो बात है हम वो करते हैं। ठीक है, मैंने इसको एकदम फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा सा तो ध्यान देंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है, प्राइमरी एजुकेशन जो थी कंपलसरी बन गई, चिल्ड्रन जो थे रीडर बन गए, प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक जो थे वो बहुत क्रिटिकल हो गई, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे रीडर हैं उतने ज्यादा ही बुक्स की जरूरत पड़ेगी। चिल्ड्रन प्रेस जो थी फ्रांस के अंदर 1857 में फाइंड करी गई। ठीक है, इसने क्या किया, पब्लिश किया नए कामों को और ओल्ड फेरी टेल्स को भी, जैसे आपके वो हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टाइप की जो चीजें थी वो उस समय भी प्रिंट करी गई। प्रिंट करने वाले कौन थे, ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी के। उन्होंने क्या किया, स्पेंट किया फोक टेल्स को कंपाइल करने में, बहुत सारे साल लगाए उन्होंने कि अरे हाँ हम इधर इधर जा जाके फोक टेल्स को, जो है जो पुरानी कहानियां हैं, जो दादी नानियां जो हमने बच्चों को सुनाती हैं, अपने पोता पोती को सुनाती हैं, हम उसको कवर करेंगे। उसको एडिट किया और उसको पब्लिश किया 1812 में। ठीक है, कैसे पब्लिश किया, क्यों किया,
बेसिकली एडिट करने का रीजन क्या था? बेसिकली जो भी चीजें अनसूटेबल थी चिल्ड्रन की, या फिर जो एलिट्स थे, जो राजा महाराजा या कोई भी अरिस्टोक्रेटिक सर्कल था, उसके अंदर जो वल्गर चीजें थी वो हटा दी। ये हुआ आपका चिल्ड्रन को लेके। दूसरी चीज है विमेन को लेके। विमेन के लिए क्या था? विमेन जो थी 19th सेंचुरी में इंपॉर्टेंट रीडर्स और राइटर्स बन गई। ठीक है, पेनी मैगजीन जो थी वो वुमेन के लिए थी। ये बेसिकली टीचिंग मैनुअल्स की तरह पहले थी, जो क्या सिखाती थी? प्रॉपर बिहेवियर और हाउस कीपिंग, यानी घर की देखभाल कैसे करना है, एक औरत को कैसे बिहेव करना चाहिए वो सिखाती थी। ठीक है, उसके बाद नॉवेल्स की इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गई वुमेन। ठीक है, जो बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट थी वो भी वुमेन थी, जैसे कि जेन ऑस्टन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट। इन सब ने डिफाइन करा एक नए टाइप ऑफ वुमेन को, एक ऐसी औरत जिसके अंदर विल है, जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है, जिसके अंदर पावर टू थिंक है। ठीक है, ये आपके औरतों वाला पैराग्राफ था, ये यहाँ पे खत्म। अब हम आते तीसरी चीज पे, जो कि है वर्कर्स। वर्कर्स जो हैं, हुआ क्या कि वर्कर्स को कैसे मिला? वर्कर्स जो थे वो इतना कमाते तो थे नहीं कि वो बुक खरीदें। तो लेंडिंग लाइब्रेरीज जो थी वो 17th सेंचुरी में एग्जिस्ट करने लग गई थी। लेंडिंग लाइब्रेरीज मतलब जहाँ पे बुक्स जो थी वो इशू करी जाती थी। आपके स्कूल की जो भी लाइब्रेरी होंगी वो भी आपको बुक्स इशू करती होंगी कि भाई ले जाओ। ठीक है, एक हफ्ते बाद दे देना, 2 हफ्ते बाद दे देना, तो वैसे ये भी सीन था। तो लेंडिंग लाइब्रेरीज जो थी उन्होंने एग्जिस्ट करना शुरू किया 19th सेंचुरी में। वो इंस्ट्रूमेंट्स बन गई व्हाइट कॉलर वर्कर्स। व्हाइट कॉलर वर्कर्स मतलब कि आपके जो प्लम्बर हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो गए, उन सबको एजुकेट करने के लिए, आर्टिसंस को, लोअर मिडिल क्लास को। ठीक है, समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वंस रोट फॉर देमसेल्व्स। जो वर्कर्स थे अगर वो खुद से पढ़े लिखे थे, उन्होंने खुद से पढ़ाई लिखाई करी थी जैसे तैसे करके, तो वो खुद के लिए भी लिखते थे। वर्किंग डे जो था, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की जो वर्किंग कंडीशंस थी वो सुधरी, तो जो पहले अगर टाइम 12 घंटे काम करने का था, अब वो 6 घंटे हो गया। तो 6 घंटे हो गया तो अब इनके पास 6 घंटे बच गए। ठीक है, तो इस टाइम में वर्कर्स जो थे उनको टाइम मिला सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का, सेल्फ एक्सप्रेशन करने का। इन्होंने इस टाइम पे क्या लिखा? पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स यानी पॉलिटिकल चीजें लिखी, और ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जिंदगी की कहानी अपने हाथों से लिखने शुरू करी, बहुत बड़ी तादाद में। ठीक है, फर्दर इनोवेशंस क्या थी? 5.2 सेक्शन, फर्दर इनोवेशंस क्या थी? लेट 18th सेंचुरी में मेटल प्रेस आ गया। ठीक है, और फिर मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो करके एक बंदे ने सिलेंड्रिकल प्रेस, पावर ड्रिवन मतलब बेसिकली कोल वोल एक्सेट्रा से पावर करके एक प्रेस बनाया। ये करता था कि 8,000 शीट्स एक घंटे में प्रिंट कर देता था, और इसका जो प्रिंट था वो ज्यादातर न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करने में ज्यादा यूज होता था। ठीक है, फिर मिड 19th के बाद लेट 19th सेंचुरी आई, इसमें ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड, जो कि 6 कलर प्रिंट करता था, 6 कलर्स, जो कि बहुत बड़ी चीज थी। फिर 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस, जो यहाँ पे पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस था वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस बन गया था। ठीक है, अदर डेवलपमेंट्स क्या थी? अदर डेवलपमेंट से क्या क्या बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट को। जो प्रिंटेड टेक्स्ट पहले बहुत ही शैबी या उतने अच्छे नहीं दिखते थे, अब वो बहुत अच्छे दिखने लग गए। ठीक है, मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर, यानी मशीन के अंदर पेपर पेपर डालने का जो मेथड था वो भी चेंज बढ़िया हो गया। क्वालिटी ऑफ प्लेट्स वो भी बढ़िया हो गई। ऑटोमेटिक पेपर रील्स भी आ गई। और फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ कलर रजिस्टर, यानी कलर को चेंज करने के लिए एक फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल था, यानी लाइट अगर उस तरह की डालोगे तो उस तरह का कलर निकलेगा। ये आ गया था। प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स जो थे उन्होंने नई स्ट्रैटेजी यूज करी सेल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। 1920s इंग्लैंड में उन्होंने एक चीप सीरीज निकाली जिसका नाम उन्होंने रखा शिलिंग सीरीज। ठीक है, डस्ट कवर और बुक जैकेट, एक 20 जो आज के समय में आप कवर्स लगाते हो ना, वो भी एक टाइम पे बहुत बड़ा इनोवेशन था। ठीक है, एक तरह से एक मार्केटिंग टैक्टिक थी ये, डस्ट कवर बुक जैकेट, है ना, ये समझ लो। ग्रेट डिप्रेशन 1930s आया तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ही सस्ते, मतलब बहुत ही सस्ते बुक्स निकाले। पेपर बैग को मतलब बुक कहते हैं, प्रिंटेड बुक। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं हम यूनिट 6 पे, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। पहला सवाल, हाउ वॉज द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट? ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन क्या था मैन्युस्क्रिप्ट्स का? India had a very old tradition of handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian as well as in vernacular language. Sanskrit, Arabic, Persian और other vernacular languages में मैन्युस्क्रिप्ट्स और कॉपीड ऑन पाम लीव्स के ऊपर कॉपी होता था, और हैंडमेड पेपर पे यानी हाथ से बनाए हुए पेपर के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। पेजेस को बहुत ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट दिख रहा है, ये इतना सा हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? इलस्ट्रेशंस है। ठीक है, दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स, या तो जो पेजेस थे उसको वुडन कवर के बीच में, यानी जो आपकी कवर है ना एनसीईआरटी की, वो बेसिकली पहले वुडन होती थी, या फिर उसको स्यू कर दिया जाता था, यानी कि सिल दिया जाता था ताकि वो प्रेजर्व रहे। ठीक है,
Manuscripts continued to be produced till well after the introduction of print down to the 19th century. ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या था मैन्युस्क्रिप्ट के साथ? ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थी बेसिकली बहुत फ्रेजाइल थी और बहुत एक्सपेंसिव थी। उनको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता था, अच्छे से स्टोर करना पड़ता था, और वो इजीली रीड भी नहीं करी जाती थी। क्यों? क्योंकि जो स्क्रिप्ट थी वो अलग अलग स्टाइल में लिखी हुई थी। ठीक है, किसी की गुरुमुखी स्टाइल है, किसी का कुछ स्टाइल है, किसी का आपने लिपि पढ़ी होगी हिंदी के अंदर, उस हिसाब से। So manuscripts are not widely used in everyday life. Even though pre-colonial Bengal had developed an extensive network of village primary schools, students very often did not read text. ठीक है, they only learned to write. Teachers dictated portions of text from memory and students wrote them down. Many thus became literate without ever actually reading any kind of text. मतलब बिना कुछ पढ़े लिखे भी लोग लिटरेट हो गए थे। ठीक है, सुन सुन के। ठीक है, नोट ऑन रीडरशिप इन बंगाल, ये था आपका। फिर आता है आपके अगले यूनिट पे 6.2 प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब ये भी मैंने बहुत ही अच्छे से समराइज किया हुआ है, तो हम जल्दी जल्दी से देखेंगे। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू गोवा। कैसे आया? पोर्चुगीज मिशनरी जो कि क्रिश्चियनिटी फैलाने इंडिया में आए थे, उन्होंने ये चीज लेके आए। मिड 16 सेंचुरी से जो प्रीस्ट थे, उन्होंने कोंकण लैंग्वेज और उसके अंदर ही बहुत सारे सेवरल ट्रैक्ट्स यानी बहुत सारे बुक्स को प्रोड्यूस किया। ठीक है, 1670 तक 50 बुक्स लिख दी उन्होंने कोंकणी और कन्नड़ा लैंग्वेज में। ठीक है, फिर कैथोलिक प्रीस्ट जो थे वो तमिल बुक उन्होंने सबसे पहली प्रिंट कब करी? फर्स्ट तमिल बुक 1579 एट कोचिन। फिर फर्स्ट मलयालम बुक 1713 में, और 1710 में 32 तमिल टेक्स्ट प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश प्रेस। ठीक है, वो कैसे हुई? 1718 में जोइन ऑगस्टस हिकी बिगैन एडिटिंग बंगाल गैजेट करके एक वो न्यूज़पेपर था, मैगजीन था बेसिकली, उसको वो एडिट करने लगे थे, J.A. हिक्की। और इन्होंने इस पे इंग्लिश एंटरप्राइज बनाया और इसको इंग्लिश प्रिंटिंग की शुरुआत करी। ठीक है, हिक्की पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ advertisements related to import and sale of slaves and also published a lot of gossips about company's senior official. बेसिकली एक चतुर आंटी थी जो सबके खिलाफ क्या थी, गॉसिप्स प्रोड्यूस करती थी और उसको प्रिंट करती थी, जो कि इंग्लिश ऑफिशियल थे उनके बारे में। ठीक है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स परसिक्यूटेड हिक्की, एनकरेज्ड पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियली सैंक्शन्ड न्यूज़पेपर। तो जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने क्या किया कि हिक्की को बहुत मार वार दिया और एनकरेज करा उसके बाद से कि पब्लिकेशन जो है वो ब्रिटिशर्स वेरीफाई करेंगे, वही चीज जो है पब्लिश होगी, ताकि क्या हो, इससे जो डैमेज हुआ है हमारे ब्रिटिशर्स की रेपुटेशन को, जो कंपनी की रेपुटेशन को, वो सही हो पाए। ठीक है, इंडियंस भी जो थे उसके बाद से पब्लिश करने लगे इंडियन न्यूज़पेपर्स। फर्स्ट वन जो था जो उन्होंने पब्लिश किया वो जेन ऑगस्टिन हिक्की वाली थी, बंगाल गजेट। और इसको किसने एडिट किया और प्रिंट किया? गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि राजा राम मोहन रॉय के दोस्त थे। तो यहाँ पे आपका दूसरा वीडियो जिसके अंदर हम 4, 5, 6 कवर कर रहे थे वो भी खत्म होता है। आपको इस वीडियो को देखना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझना है और क्विज बेस्ड लर्निंग के साथ साथ इसको मैप करते हुए चलना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। लेट्स गो।